चलिए आज हम जानते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने जन्म लिया है, उसी प्रकार से हमारे पूजनीय प्रेमचंद जी का भी जन्म हुआ है। सभी किसी का जन्म कुछ न कुछ निर्धारित डेट पर होता है। हालांकि वो मालूम होता है किसी का मालूम नहीं होता है। तो हमारे प्रेमचंद जी का जो जन्म दिवस बोला जाए वो 31 जुलाई 1880 को है। मतलब कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और जो व्यक्ति इस धरती पे आ गया है उसका जाना निश्चित है। हालांकि अगर डेट मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, जाना ही होता है। तो हमारे प्रेमचंद जी भी इस धरती से अलविदा कह गए 8 अक्टूबर 1936 को। मतलब कि 20 साल उधर और 36 साल इधर, टोटल जीवन इनका 56 साल का रहा। मतलब कि इन्होंने 56 साल तक अपनी जिंदगी को जिए। जन्म स्थान, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है वो किसी न किसी स्थान पर जन्म लेता है। हालांकि जन्म किसी का पता होता है, किसी का पता नहीं होता है। तो हमारे पूजनीय प्रेमचंद जी का जन्म स्थान मालूम है, ग्राम लमही वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश जो है एक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। चलिए अब हम बात करते हैं मूल नाम कि प्रेमचंद जी का मूल नाम था क्या आखिर। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था, लेकिन इनकी आरंभिक लेखन में नवाब राय के नाम से चला। मतलब कि इनका आरंभिक लेखन जो रहा वो नवाब राय के नाम से रहा। और अगला बात कि जो भी इस धरती पे आता है वो बिना माता पिता के नहीं आता है। तो प्रेमचंद जी की माता पिता के भी नाम हम जान लें। तो प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी एवं पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति इस धरती पे अगर वो लेखक, कहानीकार, मतलब कुछ भी अगर शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में वो आगे बढ़ा है तो बिना शिक्षा के वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, भले ही उसके पास डिग्री हो या न हो। आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है डिग्री, तो भले ही डिग्री हो या ना हो, अगर वो शिक्षित है तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि इनकी जो इंटर रहा वो 1910 में हुआ। लेकिन आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि इंटर के बाद इनको 9 साल का समय लग गया बीए करने में। मतलब आप टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जन्म इनका 1880 में और ग्रेजुएशन इनका 1919 में। मतलब 20 साल उधर और 19 साल इधर, मतलब कि 20 और 19 39। प्रेमचंद जी को ग्रेजुएशन करने में यानी कि बीए करने में 39 साल का समय लगा। अब आप आगे जानेंगे कि आगे इनका वृत्ति क्या रहा, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पेशा रहता है, कोई ना कोई वृत्ति रहता है। तो इनकी वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन, मतलब कि ये प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करते, अध्यापकी का भी कार्य किए, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी का भी कार्य किए। और आगे कुछ घटनाएं घटी जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन जैसे ही छिड़ा तो इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिया। अपने मन से इन्होंने देश के लिए, देश के इस असौभाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण इन्होंने अपना सरकारी जॉब जो है वो छोड़ दिया। फिर इन्होंने संपादन भी किया। संपादन में इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस किया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पुस्तक में अब आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं कि मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रमुख कृतियां भी रही। क्या क्या वो प्रमुख कृतियां हैं आप देख सकते हैं। प्रमुख कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ है ये उपन्यास है। और गोदान जो है, गोदान की तुलना शायद रामायण से किया जाता है। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखा है। मानसरोवर के 8 खंड हैं। अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग 3 खंडों में संकलित किया इन्होंने और अनेक अनुवाद लिखे हैं।
अब जो है देखें कि अभी के समय जो है, तो अब के समय में इन्होंने कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब जो है ये हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद के समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी कृति पहुंच चुकी है, इनकी प्रसिद्धि पहुंच चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं ध्यान से देखेंगे, भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। मतलब कि अभी जो है वो जारी है, लगातार चल रहा है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। मतलब कि इनका ऐसा लेख है कि वो सारे जो हैं लोकतंत्र से मेल खाता है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाली सभी इनकी रचनाएं हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। मतलब कि प्रेमचंद की साहित्य हमारे लिए पढ़ना एक तरह से लोकतंत्र के सफल बनाने का कार्य है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। मतलब कि जो हिंदी कथा साहित्य था उसको इंटरटेनमेंट के सब्जेक्ट से उठा करके, लेवल से उठा करके जीवन को सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया प्रेमचंद जी ने। उस युग के जीवन समय की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज हमारे सामने हैं। इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। अब जो हम यहाँ कहानी पढ़ेंगे पूस की रात, ये कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। एक छोटे से किसान की ही कहानी है, जिस कहानी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में पूस की रात स्टोरी के साथ।